नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी देश के बाहर हूं मैं, लेकिन देश के भीतर इतना कुछ चल रहा है, खासतौर पर बिहार चुनाव को लेकर इतना कुछ चल रहा है कि मुझे लगा कि यहां से ही सही, लेकिन आप लोगों से बात की जानी चाहिए। कुछ चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कल मुजफ्फरपुर में थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, छठी मैया को वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराने की बात कर रहे थे। एक सवाल पूछना चाहिए कि इस साल बिहार में चुनाव के पहले छठ आ गया तो उनको यूनेस्को की याद आ गई, उनको घाट की याद आ गई, उनको दुनिया की सारी चीजों की याद आ गई। आज तक 11 साल से क्या छठ की पूजा नहीं हो रही थी? क्या पिछले 11 साल से, जब से वो शासन में हैं, तब से क्या बिहार के वासी या पूर्वांचल के वासी, जहां का मैं रहने वाला हूं, छठ की पूजा नहीं कर रहे थे? और तब उनको एक बार नहीं सूझा कि यूनेस्को में उसको शामिल करवा दें। जब तेजस्वी बात करते हैं रोजगार की, कि सबको रोजगार देंगे, तो यह कहा जाता है कि रोजगार कहां से दिया जाएगा। अब मैं इनसे पूछूं कि मोदी जी, आपने किस धरोहर को यूनेस्को में शामिल करा दिया है जो छठी मैया को आप यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराएंगे? वैसे भी देखिए, जो विश्व धरोहर होता है वो किसी स्ट्रक्चर को हम शामिल कराते हैं। कोई स्ट्रक्चर होता है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर होता है, मूर्ति होती है, मंदिर होता है, या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो उसको यूनेस्को देखता है और कहता है कि ये विश्व की धरोहर है। छठी मैया के बारे में अगर नरेंद्र मोदी को जरा भी पता होता तो वो जानते कि उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उनका कोई मंदिर नहीं होता है, किसी मंदिर में छठ पूजा नहीं की जाती है, नदी के घाट पे की जाती है। यहां तक कि इस पूरी पूजा में कोई विधान भी नहीं होता है, कोई ब्राह्मण भी नहीं शामिल होता है इसमें पूजा कराने के लिए। घर के लोग, परिवार के लोग, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है, वो जाकर पूजा करती है नदी के किनारे। तो किस चीज को वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता ने उनके लिए जो डिस्टिल वाटर का अलग से घाट बनाया था, आपको पता है ना, दिल्ली में दो घाट बने थे। एक घाट जिसमें गंदा पानी या नॉर्मल पानी था, जिसमें आम लोगों को नहाना था, और दूसरा उनके लिए बना था जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था। हालांकि इतना प्रचार हो गया, इतना शोर हो गया कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, वहां नहीं गए वो। और वैसे भी उनको नहीं जाना चाहिए। जो बिहार से परिचित हैं वो जानते हैं कि छठ पूजा का उनका कोई हक नहीं बनता। और आज तक 70 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई, 69 साल तक उनको छठ पूजा नहीं सूझी, और बिहार में जो ही चुनाव आया उनको छठ पूजा सूझ गई। ये सारा जब शोर हुआ तो वहां नहीं गए। लेकिन मुझे वही लगता है कि शायद यूनेस्को में वो रजिस्टर कराने वाले हैं कि कैसे भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री के लिए डिस्टिल वाटर का अलग से घाट बना। बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं जिसको यूनेस्को में वो रजिस्टर करा देंगे। अब देखिए, राहुल गांधी भी वहां गए थे और राहुल गांधी ने कुछ बातें की, खासतौर पर ये जो घाट बना था जिसको लेके पूरा तमाशा हुआ, इसको लेकर उन्होंने बात की और कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो छठ की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। इसको रेखा गुप्ता से लेके बाकी सारे लोग अपमान 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 की बात करना शुरू कर दिए। अब सवाल यह है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे थे, या जिस तरह से यूनेस्को की बात कर रहे हैं, उन सब में अगर तमाशा नहीं है तो क्या है? और यह पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी पूजा के नाम पर तमाशा कर रहे हैं। जब जहां चुनाव आता है वहां उनकी आस्था जाग जाती है। उड़ीसा में चुनाव आता है तो जगन्नाथपुरी में आस्था जाग जाती है। उसके बाद से इतना वक्त हो गया, न जगन्नाथपुरी गए, न जगन्नाथपुरी का, भगवान जगन्नाथ का कहीं नाम लेते हैं। जब चुनाव होना होता है बंगाल में तो मां काली से उनकी आस्था जाग जाती है। आप देखिएगा, बिहार का चुनाव खत्म होगा, छठ का मामला खत्म होगा, और इसके बाद अचानक माता काली, क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो माता काली के प्रति उनकी आस्था जग जाएगी। कहीं और साउथ में चुनाव होता है तो वो चले जाते हैं रामेश्वरम, कहीं और चुनाव होता है तो कहीं और चले जाते हैं। तो जहां का चुनाव वहां के भगवान, जो वोट दिलाए उसकी बात करेंगे। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल मास्टर कर लिया है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब ये बात कही कि अगर उनको ये लगेगा कि आप नाच के दिखाओ तब जाके वोट मिलेगा, तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसी संदर्भ में इस बात को समझना चाहिए। वैसे जो लोग भाषा की बात कर रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण याद करने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी मुजरा शब्द का उपयोग कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव में ही मुजरे की बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि 400 पार नहीं हुआ, 300 पार नहीं हुआ, और उनको खुद उस पूरी पार्टी को मुजरा करना पड़ा दूसरे दलों के सामने ताकि सरकार बना सके। लेकिन जो आदमी मुजरा जैसे शब्द का प्रयोग कर चुका है,
उसके लिए अगर नाच का प्रयोग कर दिया राहुल गांधी ने, तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है। मैं ट्विटर देख रहा था कि बहुत सारे जो हमारे प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा हो उसको उसकी ही भाषा में कई बार जवाब देना चाहिए। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो वो ये समझ लेगा कि इसको कुछ भी बोला जा सकता है, पलट के नहीं बोलेगा। और अपमान का देखिए, राहुल गांधी ने मोदी की पूजा को नौटंकी कहा तो वो अपमान हो गया। लेकिन मैथिली ठाकुर जो हैं, उनके कार्यक्रम में, उनके मंच से मैथिल पाक जमीन पे फेंकी गई, तब अपमान नहीं हुआ। सारा गोदी मीडिया तब खामोश रहा। और राहुल गांधी ने इतनी ही बात नहीं की, राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में कई बहुत जरूरी बातें की। ट्रंप की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है कि नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा ट्रंप हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायुसेना के बारे में बोल रहा है, मोदी जी चुप है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था, लेकिन ट्रंप कहता है कि मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। और उन्होंने मोदी को चैलेंज किया कि बिहार आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। और उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि वोट के लिए नरेंद्र मोदी लगातार ड्रामा करते हैं, तो आप बताइए इसमें क्या गलत है। इसके अलावा अडानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अडानी जो है, उनको 1 रुपए में भागलपुर में जमीन दी गई है, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं हो रही। पूरी गोदी मीडिया में खामोशी है। आप बताइए, बिहार का किसान जो है, उसकी जमीन 1 रुपए में अडानी को दे दी गई। एक ऐसा स्टेट जहां नौकरी नहीं है, एक ऐसा स्टेट जहां पर नौकरी देने की कोई प्लानिंग नहीं है। रेखा गुप्ता जाती हैं तो कहती हैं कि 20 साल से बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। भैया, 20 साल से तो आपकी सरकार है। जगत प्रताप नड्डा जो हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जाते हैं तो कहते हैं मेरा जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, और मैं लालू राज में जो दिक्कतें थी, जो जंगल राज था, वो जानता हूं। नड्डा साहब लालू राज आने से 30 साल पहले पैदा हुए थे, और जिस समय लालू राज आया था, उस समय वो हिमाचल में रह रहे थे। तो 30 साल पहले से उनको पता चल गया कि बिहार में जंगल राज है, और उनके पिताजी शिफ्ट कर गए हिमाचल प्रदेश। 30 साल पहले उनके पिताजी को सपना आया था कि जंगल राज आ रहा है लालू का। और वही घटनाएं लालू जी के समय हो रही थी, तो वो जंगल राज था। वही घटनाएं आज हो जाती हैं, हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है, पकड़ हो जाती है। तो आज कोई इसको जंगल राज नहीं कहता है। आज कहता है कि भैया अब पुलिस कहां कहां रोकेगी। तो उसकी भी आपको कहानी सुनाता हूं। तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी कि उन्होंने कहा कि हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। डेटा मैं आपको दूंगा, एक आध दिन में इतना डिटेल डेटा दूंगा कि आप भी याद करेंगे कि हाँ, ये डेटा है। आप जरा जाइए, गूगल कीजिए और देखिए कि देश में प्रति व्यक्ति पुलिस की औसत क्या है, यानी एक पुलिस वाला कितने व्यक्तियों पर है। और बिहार में देखिए, आप जानते हैं बिहार में पुलिस की संख्या सबसे कम है। और देश की तुलना, मैं इस समय यूरोप में हूं, और यूरोप के देशों से अगर तुलना करने लगेंगे, आप कहते हैं यहां अपराध नहीं है, वहां अपराध है, क्योंकि यहां पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको नौकरी नहीं देनी है तो आप पुलिस की नौकरी दे नहीं रहे हो। एक एक पुलिस वाले के ऊपर 500-500 लोगों का भार है, वो कहां से संभालेगा। तो अगर ऐसे में तेजस्वी सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं, तो इतना बड़ा सरदर्द क्यों होना चाहिए था। आपको तय करना है, वैसे तो बिहार की जनता को तय करना है कि उनको नौकरी चाहिए, या इस तरह का झूठ चाहिए कि छठी मैया को हम यूनेस्को की धरोहर में स्थान दिलवा देंगे, वहां पर धरोहर की तरह उसकी मान्यता करवा देंगे, जबकि छठी मैया का न कोई मंदिर होता है, न कोई पुजारी होता है, और न कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको यूनेस्को धरोहर की बात कर सके। आप करप्शन की बात करते हो, कांग्रेस सरकार का करप्शन, लालू सरकार का करप्शन, फलां का करप्शन, ढिमका का करप्शन, अपने करप्शन की बात क्यों नहीं करते हो। किस तरह से आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अजित पवार से लेके हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के केस बंद कराए, इस पर बात क्यों नहीं करते हो। बिहार में मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया था। बिहार में जब रिपोर्ट आती है सीएजी की, और वो कहती है कि करोड़ों रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया, तो उसकी बात क्यों नहीं होती है। किसी भी अपने भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं होती है। मैं बिहार के लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। क्या बिना पैसा दिए आप लोगों का काम हो जाता है। अभी हरियाणा के एक नेता का मैं बयान पढ़ रहा था कि किसी बाबू के पास जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये हरियाणा में बीजेपी का नेता बता रहा है।
और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पहले था, अब भ्रष्टाचार नहीं। रेखा गुप्ता जी बिहार जाती हैं, तो वो कहती हैं कि बिहार इतने सालों तक कष्ट क्यों झेलता रहा? अरे भाई 20 साल से तो आपकी और नीतीश कुमार की सरकार है। तो बताइए 20 सालों से कष्ट आप क्यों नहीं दूर कर पाए? इन 20 सालों में कष्ट लगातार क्यों बढ़ता रहा? वैसे रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहिए था कि दिल्ली में आपने महिलाओं को जो ₹2,500 देने का वादा किया था, वो ₹2,500 कहां गए? बिहार में चुनाव आया तो बिहार में आपने एडवांस पैसा भिजवा दिया और दुनिया भर के वादे दे दिए। लेकिन सवाल यह है कि आप ये बताइए कि दिल्ली में जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए? यूपी में जो होली दिवाली फ्री सिलेंडर के वादे हुए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए? बहुत सीधा-सा मामला है कि आप अपने वादे कोई पूरे करते ही नहीं और आप देखिए इन लोगों की नीयत देखिए। योगी जाते हैं बिहार सिवान में जाते हैं और सिवान में जाकर वो ओसामा को कहते हैं कि जैसा नाम है शहाबुद्दीन का लड़का है कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। अरे भाई ओसामा अरबी का वर्ड है, उसका मतलब होता है शेर। तो आप ओसामा को शेर कह रहे हैं। शहाबुद्दीन माफिया थे, कोई नहीं कह रहा है कि नहीं थे। लेकिन आपकी पार्टी के जो माफिया हैं, अनंत सिंह हैं और कितने नाम गिनाऊं मैं, कई बार नाम गिना चुका हूं, उन माफियाज पे आप कोई नहीं बात करते हैं। नीतीश कुमार बात करते हैं कि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुसलमानों को नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए और इस सवाल का जवाब कभी नहीं देते हैं, गलती से भी नहीं देते हैं कि वक्फ बोर्ड पर जब कानून बन रहा था, तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो सरकार के साथ कैसे खड़ी थी? अगर मुसलमानों की इतनी चिंता थी, तो उस समय आप चाहते तो उस बिल को रुकवा सकते थे, आपके समर्थन पर सरकार चल रही थी। लेकिन आप खामोश बने रहे क्योंकि आपको जलेबी खानी थी, मिठाई खानी थी, आपको सत्ता का सुख भोगना था, आपको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं थी। अब चुनाव आया तो आपको मुसलमान भी याद आ गए, आपको जाने कौन-कौन याद आ जाएगा, दलित याद आ जाएंगे, आपको महिलाएं याद आ जाएंगी, वरना आपके बिहार में, नीतीश राज में कितने उत्पीड़न हुए हैं, सारी दुनिया जानती है। आप 20 साल पुराना लालू का राज याद दिला रहे हैं। लालू का राज जब खत्म हुआ उस समय जो लड़का 2-4 साल का रहा होगा, आज 25 साल का हो गया है। वो लालू राज में जाकर रोजगार नहीं मांग रहा है, वो आपके राज में रोजगार मांग रहा है। वो लालू राज में जाकर शांति नहीं मांग रहा है, आपके राज में शांति मांग रहा है। लालू राज पे भी बहुत बात हो सकती है, किस तरह से दलितों को, दमितों को, वंचितों को उन्होंने ज़बान दी, वो अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था, उस पर बात हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन 20 साल में नीतीश कुमार ने लगातार गठबंधन बदलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पैर जमाए रखने के अलावा क्या किया है? ये सवाल है जो पत्रकारों को पूछा जाना चाहिए। और बाकी जो पत्रकारों का मामला है, गोदी मीडिया का मामला है, उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। गोदी मीडिया जिस तरह से सरकार के साथ है, जिस तरह से लगातार सरकार को डिफेंड करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है, आश्चर्य होता है। अमित शाह जी जाते हैं बिहार, वहां पर लालू यादव को परिवारवादी कहते हैं लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं कि आप जरा बता दीजिए कि जय शाह को जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मंच है, आईसीसी में जो आपने उनको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो आपने उसको चीफ बनवाया हुआ है, या इंडिया के क्रिकेट का जो आपने चीफ उनको बनाया, उनके पास कौन सी योग्यता है? अगर जय शाह अमित शाह के बेटे नहीं होते, तो क्या वो इस पद तक पहुंच पाते? बहुत सीधा मामला है कि आपका बेटा इस लायक है ही नहीं कि चुनाव लड़ सके। जो आदमी ना अंग्रेजी 2 लाइन बोल पाए, ना हिंदी 2 लाइन बोल पाए, ना पब्लिक स्पीकिंग कर पाए, वो आदमी राजनीति में आने लायक तो है नहीं। तो आपने उसको साइड लाइन वाला मामला दिया कि भैया क्रिकेट संभालो, यहाँ अकूत पैसा है, दुनिया भर का पैसा क्रिकेट में है, उसको संभालो और राज करो। और अभी कारवां का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था रात को, उसमें क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने कहा है कि वो आईसीसी के होम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी वाली करते हैं। तो आपके बेटे को आप जो बनवा सकते थे वो आपने बनवाया। और बाकी तो परिवारवाद की बात ही छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अलग-अलग परिवार हैं, उनके लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ मिलकर ये लड़ रहे हैं, वहां टिकट किसको दिया गया है, मांझी के यहाँ टिकट किसको दिया गया है, वो सब आप जानते हैं, नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। मोटा-मोटी 3 बातें करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी ने कोई अपमान नहीं किया है। अगर छठ की पूजा जिस तरह से प्रधानमंत्री प्लान कर रहे थे, या बिहार में चुनाव आते ही जिस आदमी ने 10 साल तक कभी छठ का नाम नहीं लिया,
कभी छठ पूजा का नाम नहीं लिया, बिहार चुनाव आते ही उसको अगर छठ पूजा याद आ रही है, तो इसको नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं और कुछ लोग पूजा करने का नाटक करते हैं, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो अगर हमारे यहाँ गोदी मीडिया की जगह असली मीडिया होता, तो वो 20 साल के सवाल पूछता कि नीतीश कुमार जी 20 साल में क्या हुआ? लेकिन गोदी मीडिया होने का सबसे बड़ा सबूत है कि 20 साल पुराने शासन पर तो बात की जाती है, लेकिन आज जो 20 साल से शासन चल रहा है, उस पर बात नहीं की जाती है। और आखिरी बात जिस पर मैं अगले किसी वीडियो में बहुत डिटेल से बात करूंगा कि तेजस्वी की जो योजना है हर घर में सरकारी नौकरी देने की, वो ऐसी योजना नहीं है जो लागू ना हो सके। दरअसल बिहार को उस योजना की जरूरत है ताकि बिहार के स्कूलों में शिक्षक हों, बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर हों, नर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, बिहार के पुलिस महकमे में पुलिस हो, बिहार के बाकी सरकारी महकमों में भी लोग हों, ताकि बिहार में कायदे से काम हो सके। तो बहुत सीधा मामला है, ये 3 मुद्दे हैं। बाकी तो चुनाव बिहार के लोगों को ही करना है, उनको ही तय करना है कि धर्म, जात और छठी मैया के नाम पर बेवकूफ बनाने का जो खेल चल रहा है, उसमें वो बेवकूफ बनेंगे या फिर जो उनका रोजगार का मुद्दा है, जमीन की लूट का मुद्दा है, पलायन रोकने का मुद्दा है, उसके बारे में सोचेंगे, ये उनको तय करना है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। मैं बाहर हूँ इन दिनों। कुछ किन्हीं कारणों से बाहर निकला हुआ हूँ मैं, कुछ अपने पर्सनल छुट्टी पर भी और कुछ और काम थे, यूरोप आया हुआ हूँ, इसलिए लगातार वीडियोज़ नहीं आ पाएँगे। लेकिन बीच-बीच में जब मुझे मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा और जब मैं कोई ज़रूरी चीज़ मुझे लगेगी, तो मैं अपने वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। इस बीच में द क्रेडिबल न्यूज़ जो हमारा चैनल है, जहाँ कुछ और पत्रकार साथी हैं, जो लगातार अपने वीडियोज़ करते हैं, कुछ गेस्ट आते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं सारे मुद्दों पर। उन वीडियोज़ को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।